प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यावहारिक भाषा और प्रयुक्ति का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं भाषा किसी न किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली एक सबसे बड़ा माध्यम होता है। यूँ तो भाषा का उद्देश्य सदैव ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होता है, चाहे वह अभिव्यक्ति मौखिक हो चाहे लिखित। लेकिन इस प्रयोजन के अतिरिक्त भाषा कुछ निश्चित प्रयोजनों का माध्यम भी बनती है और ऐसे प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा प्रयोजनमूलक भाषा या व्यावहारिक भाषा मानी जाती है। ये व्यावहारिक भाषा है क्या, इसको हम कैसे समझें, आइए देखते हैं। व्यावहारिक हिंदी या व्यावहारिक भाषा मूलतः वह भाषा होती है जो हमारे जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करती है। दैनंदिन जीवन में हमारी विभिन्न भूमिकाएं होती हैं और ये भूमिकाएं हमारी भाषा व्यवहार को भी नियमित करती है। जैसे परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के बीच हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसी भाषा अपने व्यावसायिक सहयोगी के साथ प्रयोग नहीं करते। यह अंतर कई तरह का होता है। सबसे पहला भाषिक औपचारिकता का अंतर होता है, यानी परिवार के सदस्यों अथवा मित्रों से बातचीत अथवा पत्र व्यवहार में हम कई तरह की भाषिक छूट ले लेते हैं। उसके साथ हमारा भाषा व्यवहार काफ़ी अनौपचारिक होता है, लेकिन अपने कार्यालय अथवा व्यवसाय के सहयोगी के साथ हमारा भाषा व्यवहार औपचारिक होता है। उनके साथ हम तू तुम जैसे संबोधन इस्तेमाल नहीं करते, अनावश्यक हंसी मजाक भी नहीं करते। इसके अलावा एक और अंतर पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि रोज़मर्रा और रोजगार संबंधी कार्यों के दौरान आप जिस शब्दावली या जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, उसका व्यवहार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अन्य कार्यों में नहीं करते। यह भिन्नता औपचारिकता के अलावा शब्दावली और वाक्यांशों की भी होती है। हम मान सकते हैं विभिन्न कार्यों, क्षेत्रों और व्यवहारों में प्रयुक्त होने के कारण यह भाषा व्यावहारिक भाषा मानी जाती है। इसे व्यावहारिक भाषा या प्रयोजनक मूलक भाषा या अंग्रेजी में कहें तो फंक्शनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं प्रयुक्ति के बारे में। ये प्रयुक्ति है क्या? आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा कि प्रयुक्ति है क्या। वास्तव में प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त में ई प्रत्यय लगाकर बना है। प्रयुक्त का अर्थ होता है प्रयोग में लाया हुआ। भाषा का जो रूप किसी विषय अथवा कार्य के क्षेत्र में बार बार या लगातार प्रयुक्त होता है, वह उस कार्य क्षेत्र की भाषिक विशिष्टता बन जाता है। इस भाषिक विशिष्टता को उस विषय अथवा कार्य क्षेत्र विशेष को प्रयुक्ति कहा जाता है। प्रयुक्ति वस्तुतः अंग्रेजी शब्द रजिस्टर का हिंदी पर्याय है। सामाजिक जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र की भाषा की अपनी विशिष्टताओं को देखते हुए भाषाविदों ने रजिस्टर यानी प्रयुक्ति की संकल्पना निर्धारित की गई है। सामाजिक स्तर भेद के कारण भाषा में जो अंतर आता है, वही प्रयुक्ति का रूप निर्धारण करता है। जैसे व्यापारियों की भाषा और कचहरी की भाषा का अपना अपना मुहावरा होता है, अपनी अपनी शब्दावली होती है। इस प्रकार हम देखते हैं सामाजिक स्तर पर भी देखें तो इसका सीमित रूप हमें कहीं न कहीं दिखाई देता है। जैसे बच्चों की भाषा, स्त्रियों की भाषा, पुरुषों की भाषा, नौकरी पेशा लोगों की भाषा, श्रमिकों की भाषा, अध्यापकों की भाषा आदि। यह प्रयुक्ति अन्यथा रूप में न लेकर केवल व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी हुई मानी जाती है। बात करें हम प्रयुक्ति के आधार की कि प्रयुक्ति किस आधार पर इसके अलग अलग प्रयोग होते हैं। हम सभी जानते हैं किसी भाषा के अंतर्गत प्रयोग में आने वाली उसकी जो रूप है, वह युक्ति एवं प्रयुक्ति बन जाती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या एक प्रयुक्ति दूसरी से सर्वथा भिन्न होती है अथवा इन प्रयुक्तियों को किस आधार पर निश्चित अथवा निर्धारित किया जाता है। प्रयुक्ति चूंकि भाषा के भीतर ही विशिष्ट भाषा रूप होता है, अतः उस भाषा की व्यापक विशेषता तो उसमें होती ही है, यानी विशिष्ट प्रयुक्तियों की शब्दावली मिलकर उस भाषा की शब्दावली बनती है। इसलिए एक प्रयुक्ति का दूसरी प्रयुक्ति में अंतः प्रवेश बराबर होता रहता है। जैसे हम देखें
साहित्यिक लेखन में विज्ञान, दर्शन अथवा गणित की शब्दावली का प्रयोग आमतौर पर देखने मिलता है, लेकिन इसके बावजूद शब्दावली प्रयुक्त का महत्वपूर्ण आधार होती है। प्रयुक्ति के आधार पर हम दो प्रकार के निर्वाह देखने में आते हैं, जैसे क्षेत्र विशेष में विशिष्ट शब्दावली, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार कभी कभी शब्दों के विशिष्ट अर्थ विशिष्ट क्षेत्रों में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम देखें पद शब्द, पद कविता और छंद विशेष में एक अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। सामान्य बोलचाल में पद का अर्थ पैर से होता है। व्याकरण के रूप में पद का अर्थ किसी और से होता है। प्रशासनिक क्षेत्र में पद का अर्थ उसका ओहदा होता है, उसके पद होता है। हम बात करें प्रयुक्ति के विषय क्षेत्र और संप्रेषण तरीकों को लेकर। भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाता है वह उस विशेष भाषा का स्वरूप निर्धारित करती है। जैसे न्यायालय में हम वादी या प्रतिवादी को प्रस्तुत होने के लिए जो आदेश दिया जाता है तो कहा जाता है हाजिर हो, लेकिन कोई सार्वजनिक सभा चल रही हो तब मंच पर किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो हाजिर हो नहीं कहा जाएगा, यह कहा जाएगा कृपया मंच पर पधारें या आने का कष्ट करें। संप्रेषण के तरीकों को देखकर हम बात करें तो मानते हैं कि संप्रेषण का तरीका भी प्रयुक्ति के स्वरूप का निर्धारण करने वाला महत्वपूर्ण घटक होता है। मौखिक और लिखित संप्रेषण के अनुसार हमारी शब्दावली, हमारा लहजा, हमारा वाक्य विन्यास बदल जाता है। वक्ता और श्रोता की स्थिति को हम देखें तो हम मानते हैं कि कौन सा वक्ता कब श्रोता बन जाए और कौन सा वक्ता किसके सामने बात कर रहा है, इस पर भी उसकी प्रयुक्ति का अंतर हो जाता है। जब हम एक डॉक्टर किसी मरीज़ से बात करता है तो उसकी प्रयुक्ति अलग होती है। वही डॉक्टर अपने घर में जब बात करता है तो उसकी प्रयुक्ति अलग हो जाती है। भाषा प्रयोग के आधार पर हम देखें कि डॉक्टर अपने मित्रों के साथ चाय पार्टी में बात कर रहा है तो उसका भाषा व्यवहार ऑपरेशन की मेज पर उन्हीं डॉक्टर मित्रों के साथ भाषा व्यवहार से भिन्न होता है। कहने का आशय यह है कि पहली स्थिति में जब डॉक्टर अपने घर पे होता है, अपने मित्रों के साथ अपने घर पर बात कर रहा होता है, तब वह अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन वही डॉक्टर अस्पताल में अपने ऑपरेशन थिएटर में अपने मित्रों के साथ बात करेगा तो उसकी भाषा का स्वरूप औपचारिक होगा। इस प्रकार हम देखते हैं और पाते हैं कि भाषा की प्रयुक्ति, उसके संप्रेषण के तरीके, वक्ता श्रोता की स्थिति, उसकी औपचारिकता और अनौपचारिकता इत्यादि कई आधारों पर अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है। समाज और सामान्य जीवन में अनेक प्रकार के कार्यक्षेत्र हैं, उसके आधार पर इन्हीं भाषा की अनेक प्रयुक्ति होती हैं। आगे वाली कक्षा में हम इसी भाषा के जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न रूपों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।